हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं संभावित प्रश्न पत्र सेट डी, कक्षा 10वीं, विषय गणित के सवाल। ये जो हमारा सेशन है ये कंटिन्यू चले आ रहा है, ठीक है। तो इस सेशन में यदि आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैनल में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपका जो तैयारी है कक्षा 10वीं विषय गणित का वो स्ट्रांग हो सके। तो आज हम देखने वाले हैं संभावित प्रश्न पत्र सेट डी, ठीक है। ये चौथा सेट है जिसको मैंने मतलब आप लोगों के लिए बनाया हूं, जो कि आपका जो तैयारी है 75 में 75 नंबर अंक लाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। तो देखते हैं संभावित प्रश्न पत्र का सेट डी का पहला प्रश्न एक, असही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 10 के शून्यकों का योगफल होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 1 नंबर का एक प्रश्न है। इस प्रश्न का हम तुक्का मार देते हैं या हम क्या करते हैं, किसी भी देखते हैं यार ये सही है वो सही है, उस हिसाब से हम किसी को भी क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत गलत तरीका है। इसको हमको समझना है इस प्रश्न को कि शून्यकों का योगफल होगा क्या, यानी कि इसका फार्मूला क्या है या किस तरह से इसका शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो चलो हम आज का ये वीडियो यहां से चालू करते हैं कि इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात, यानी कि क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, बिल्कुल शॉर्ट है, ओके। यहां पर देखिए ये ए है, इसके सामने में जो भी मान है वो किसका मान है, ए का है, और ये 7 किसका है, बी का मान है, ठीक है। किसका मान है, बी का मान, और ये है आपका सी का मान, ठीक है। ये क्या है, सी का मान। इस तरह से ये जो मान है इसका मान हमको यहां पर रखना है। और योगफल का, यानी कि योगफल का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा, ओके, इक्वल टू 0 या जैसा भी है, ठीक है। इसका फार्मूला है माइनस बी अपान ए और इसका फार्मूला है सी अपान ए। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है शून्यकों का योगफल का मान ज्ञात कीजिए या फिर गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, तो आप जैसे यहाँ पर योगफल पूछा है तो योगफल का जो फार्मूला है इसमें मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी का मान है ऋण 7, यानी कि ये हो जाएगा, अब ऋण ऑलरेडी फार्मूला में ऋण है और इसका मान भी ऋण 7 है और ए का मान 1 है, तो देखिए यहां पर ऋण ऋण धन हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, देखिए एक घन की कोर 10 सेंटीमीटर होने पर विकर्ण की लंबाई होगी। घन का कोर, ठीक है। घन किस तरह से रहता है जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो वर्ग हो गया, बट घन भी इसी रूप में, ये अगर हम देखते हैं तो इस तरह से घन है मान के चलो, तो इसमें विकर्ण की लंबाई होगी। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है क्या है, इसका फार्मूला है a अंडर रूट 3, ठीक है। ये क्या है, इसका घन की विकर्ण की लंबाई का फार्मूला है। किसका, विकर्ण की लंबाई का फार्मूला है a अंडर रूट 3। तो यहां पर देखिए घन के कोर का जो मान है कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, घन का जो कोर है उसका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, a का मान है, ठीक है। तो यहां पर a का मान रख दीजिए 10 करनी 3 हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में है इसलिए
सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 करनी 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है आपका तीसरा प्रश्न। एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि होगी। देखिए, हम जब भी आलेख खींचते हैं तो ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। इसको अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और एक्स को क्या कहा जाता है? ये जो अक्ष है इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कोटि। जो वाई है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि होगी। एक्स अक्ष है, इसका कोटि क्या हो जाएगा? वाई अक्ष होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर ऑप्शन जो है गलत प्रिंट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। देखिए, ये जो है ना, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। एक्स अक्ष में स्थित है यानी कि यहां पर है ना, तो इसका वाई का कोटि क्या होगा? ये 0 होगा। ठीक है, अगर कोई बिंदु यहां पर होगा तो इसका कोटि क्या कहलाएगा? क्योंकि वाई अक्ष यानी कि वाई का मान नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सेक 20 - 1। यहां पर भी प्रश्न थोड़ा सा गलत हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 है। यहां क्या है? सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थीटा -1 का मान है। मैं ये जो यानी कि त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर चालू किया था उसके पूर्व में ही जैसे चालू किया वैसे ही मैं सारे फार्मूला को बता चुका हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, क्या है? थोड़ा सा जरूर, जब तक याद नहीं करेंगे ये सारे फार्मूला को तब तक आपका ये जो सवाल है कोई भी सवाल नहीं बनने वाला है। तो क्या होता है? सेक स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से क्या है? ये फार्मूला है। ठीक है, यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 को अगर इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो -1 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न भी हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? ये है आपका पांचवा प्रश्न। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर, सावधि जमा खाते में, ठीक है, किसमें? सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर को लिया जाना चाहिए। तिमाही यानी कि वर्ष में कितने महीना होता है जी? 12 महीना होता है। ठीक है, 3-3 महीने में क्या की जाती है? ब्याज की गणना की जाती है कहना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया जी? यानी कि एक साल में 4 बार हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो सवाल है ऑब्जेक्टिव सवाल, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 सवाल जो अभी बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई ना 2-3 प्रश्न आना तय है, 100% है। और ये सारे सवाल लगभग 1 साल 2 साल के बाद रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं 2 नंबर के कुछ सवाल। ये है आपका, अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑप्शन वाले सवाल हैं, ये हो चुका है। 5 नंबर की तैयारी हो गया। अब देखते हैं खंड ब। क्या देखते हैं? खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमको क्या करना है? यहां पर ये जो सवाल है ये भी 1-1 नंबर का है। यहां पर भी 5 प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। जैसे कोई वृत्त है, क्या है? जैसे कोई वृत्त है, उसके बाह्य, ठीक है, क्या बोल रहा है? बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। ये यानी कि इस तरह का होगा। यहां पर एक बार बिल्कुल समझिए, जब तक नहीं समझेंगे तब तक
सवाल आपका कोई भी हल नहीं हो पाएगा। ये है, मान के चलो, ठीक है। एक इधर से एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो ये रेखा आगे और बढ़ने वाला है, ठीक है। ये दोनों ऐसा, यहाँ पर कटान बिंदु होगा, मिलान बिंदु होगा, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, ठीक है। क्या होती है जी, यहाँ पर खाली स्थान में देखो, ये है आपका वृत्त, इसका सेंटर ये है, केंद्र O, यहां से यहां अगर ये स्पर्श कर रही है तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। ये दोनों क्या है आपस में, ये अगर वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को अगर देखेंगे तो ये त्रिज्या है R है, ठीक है। यानी कि त्रिज्या वृत्त के केंद्र से बराबर होती है, चाहे जितना भी त्रिज्या आप खींच लो, ये सारे त्रिज्याएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। तो ये लंबाई क्या होगा, खाली स्थान में क्या आएगा, बराबर होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बराबर यहां पर होगा, बराबर, ठीक है। वृत्त का अगर कहीं पर भी वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या करते हैं, हम कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में, तो ये जो रेखाएं क्या करेंगे, ये जो केंद्र बिंदु है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4, 6, 8 में 91 पद का मान होगा, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ए एन इक्वल टू क्या है फार्मूला, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, यहां प्रथम पद a बराबर 4 है, b उसके बाद d का मान हमको यदि ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो ये आ गया आपका 2। तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, 91, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा, 51, n या tn भी लिखा जाता है। तो प्रथम पद है यहाँ 4 और प्लस n, यानी कि 51वां पद हमको ज्ञात करना है, d का मान है 2। तो इसको थोड़ा आगे हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये 51 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4, ये आ जाएगा आपका कितना जी, 50, ठीक है, गुणित 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 धन 50, 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 104, यानी कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कितना आएगा, 51वां पद। अगर इस श्रेणी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से बढ़ते जाएगा तो 91 नंबर में क्या आएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है। इसका खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो तो का मान है, खाली स्थान, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, ये थीटा है, 0 नहीं है, ठीक है। क्या है, ये थीटा है, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो तो का मान खाली स्थान होगा, क्या होगा, देखिए कॉट थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या हो सकता है, देखिए थीटा का मान, यानी कि हमको सारणी याद होना चाहिए, क्या, सारणी का मान याद होना चाहिए, जो कि मैं इस मेरे इस चैनल में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। आसानी से आप सारणी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सारणी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले तो आपको 0 से लेकर 90 अंश का थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए, साइन का, कॉस का और टेन का। यदि ये 3 अनुपात का मान ज्ञात है तो बाकी अनुपात का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन जो अनुपात है उसका मान आपको 0 से 90 तक ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो तो का मान क्या होगा, देखो कॉट कितने अंश का जी, या टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 45 अंश का मान भी कितना हो जाएगा,
1 होगा। ठीक है, cot 45 अंश का मान भी कितना होता है? 1 होता है, यानी कि यहां आ जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, क्या आ जाएगा? cot थीटा इक्वल टू 1 हो तो का मान होगा, किसका मान होगा? cot किसका मान होगा? 45 अंश का मान होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,5 है तो यह बिंदु खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। इसके पूर्व में मैं आलेख थोड़ा सा बताया था, तो देखिए ये आलेख है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि, और इसको अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये है एक्स निर्देशांक और ये है वाई निर्देशांक। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्स निर्देशांक क्या है जी? एक्स निर्देशांक 0 है, ये 0 रख दिए यहां पर। ठीक है, ये दोनों का क्या है? मूल बिंदु है 0 0। ठीक है, एक्स और वाई का। तो एक्स निर्देशांक यहाँ 0 है तो 0 रख दिए, और वाई निर्देशांक यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। तो यहाँ अगर 5 है तो ये आ गया आपका वाई निर्देशांक यहाँ 5। यहां से हम ऐसे इस तरह से रेखा खींचेंगे, यानी कि ये जो रेखा है किस में है? वाई अक्ष में है। ठीक है, जिसको कोटि कहा जाता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? बिंदु किस अक्ष में होगा? वाई अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, इस तरह है ये जो सवाल है। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये क्या है? ठीक है, हो तो हमें खालिस्तान हल प्राप्त होता है। ये जो समीकरण है, ठीक है, समीकरण को हल करने के 3 जो फार्मूला है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है दिया हुआ है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो ये किसका है? यानी कि अनेक हल होगा या अनंत अनेक हल होगा या फिर कोई भी हल नहीं होगा या फिर अद्वितीय हल होगा, ये ठीक है, इसमें से क्या होगा इसका मतलब। ठीक है, a1 बटे a2 यदि सभी का मान, दोनों समीकरण में सभी का मान यदि बराबर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? इसका मतलब होता है कि अनंत अनेक हल होता है। यदि सबका मान क्या हो गया? बराबर है ना? तो अगर 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण में यदि सभी का मान बराबर है, आपस में बराबर हैं, तो उस सिचुएशन में अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं समीकरण के। ठीक है, तो ये हो गया आपका खालिस्तान वाला सवाल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है आपका सत्य असत्य वाला प्रश्न है। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, सत्य या असत्य लिखिए। ये जो 5 प्रश्न हैं, ये इसमें से ये जो लिखा हुआ वाक्य है, अगर सत्य है तो सत्य लिखेंगे, और यदि कठिन है, ठीक है, जो भी वाक्य है यानी कि गणित से संबंधित वाक्य है, या अगर कठिन गलत है तो गलत, और सही है तो सही लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, द्विघाती बहुपदों में शून्यकों की संख्या 3 होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है आपको याद होना चाहिए। यदि कोई भी द्विघात समीकरण यानी कि कोई वर्ग समीकरण है, उसका शून्यकों का जो मान है वो कितना होता है? कितने होते हैं शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या होती है 2 होती है, जबकि यहां पर दिया हुआ है 3 होती है। तो ये जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, क्या है जी? असत्य है, इसलिए यहां हम लिखेंगे असत्य। क्या है? असत्य है। ठीक है, यानी कि ये गलत वाक्य है। ठीक है, 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 सम संख्या, जैसे कि 2 सम संख्या 2 धन 2 को अगर जोड़ देंगे तो 4 आएगा, उसी प्रकार 4 धन 4 को जोड़ दिए सम संख्या को। ठीक है, 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल भी बता रहा हूं आपको, 4 4 8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप देखोगे 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 ये भी सम संख्या है। 2 से सभी संख्याएं भाग जाने वाली है। कहने का मतलब है कि यदि कोई सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं
तो उसका मान भी क्या आता है, सम संख्या आता है, यानी कि ये हो गया आपका सत्य, ऑप्शन नंबर, ठीक है। प्रश्न 2 ये भी सत्य हो गया, ठीक है। वृत्तार्थ में बना कोण, वृत्तार्थ यानी कि वृत्त है, वृत्त का आधा में बना कोण समकोण होता है। यदि कोई वृत्त है, देखिए समझने की जरूरत है सारे सवालों को गहराई से, ठीक है। वृत्त है, ये मान के चलो आपका वृत्त हो गया। अब ये बोल रहा है कि वृत्तार्ध यानी कि वृत्त का आधा में, ठीक है, बना हुआ जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है, ऐसा कह रहा है आपका जो वाक्य है, ठीक है। तो क्या होगा, समकोण ही होगा, क्या होगा, समकोण ही होगा। ये वृत्त का आधा है, ठीक है, इसमें जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा जी, समकोण होगा। आप ऊपर से देखें या नीचे से देखें, ठीक है। तो ये जो वाक्य है क्या है, ये वाक्य भी आपका सत्य कहलाएगा, ठीक है। ये वाक्य भी क्या है, सत्य है, ठीक है। उसी प्रकार चौथा प्रश्न देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग, वर्ग कहने का मतलब क्या, ये है आपका वर्ग, ये आपका क्या है, वर्ग है, सॉरी ये आपका क्या हो गया जी, वर्ग कहलाएगा। यहां पर थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, ठीक है। ये है आपका वर्ग, ये वर्ग है। सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं वर्ग के, ठीक है। तो ये है वर्ग। जितने भी वर्ग अगर बनाते हैं, चाहे उसका जो आकार है भले कुछ भी हो, अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका 3 है तो 3 3 3 3, 4 4 4 4, जैसा भी है, तो सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जो वर्ग का जो रूप है वो क्या होता है, एक समान होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये भी जो प्रश्न है क्या होगा, सत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष यानी कि बैंकिंग वाले लोग 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक मार्च अकाउंट रखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मार्च अकाउंट, ठीक है। क्या, ये मार्च अकाउंट, मार्च अकाउंट में बहुत सारे प्रतिबंध लगा देते हैं बैंक से, है ना। बहुत सारी चीजें मतलब नहीं कर सकते हैं, लेन देन तो करते हैं बट कुछ चीजें जो है ना वो रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये है सत्य, ठीक है। क्या है, ये भी सत्य है। मार्च अकाउंट 31 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलती है, ठीक है। ये हो गया आपका 15 नंबर का तैयारी, ओके। इसी तरह के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका संभावित प्रश्न पत्र सेट डी, संभावित प्रश्न पत्र सेट डी का सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछता है आपके 2025 में, उसको इसी तरह से आप हल कीजिएगा, अन्यथा आपका जो सवाल है गलत हो जाएगा और आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बार बार इसी तरह का जो वीडियो है, ताकि आप इसको देखें, समझें और आपका जो नंबर है एक नंबर भी माइनस ना हो, इसी सोच के साथ मैं आप लोगों के लिए ये जो कंटिन्यू वीडियो बनाकर ये जो चैनल है इसमें डाल रहा हूं, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।